हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ओके, आई एम वेरी वेरी फाइन। बेटा, आज मैं आप लोगों के सामने वही पुराना टॉपिक लेकर के आया हूं जो मैंने ऑलरेडी आपको कवर करवा दिए हैं। उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर मैंने आपको लास्ट टाइम पूरा एक्सप्लेन करके कवर करवा दिया था। आज हम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे मैग्नेटिज्म के ऊपर। ओके, आज हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने क्या क्या सीखा, अब तक हमें क्या क्या चीज़ें पता चल चुकी हैं, हमारी इंफॉर्मेशन क्या है। तो आज हम उसको चेक करते हैं कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन है, हमने इतनी सारी कॉन्सेप्ट, इतनी सारी डेफिनेशंस पढ़ ली हैं। ठीक है, एक बार अगर आप हमसे वैसे पूछोगे, वर्बली पूछोगे तो बता देंगे, वो बताना आसान होता है। ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँगा कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, आप बता दोगे। आप मुझे जो होता है कि राइट हैंड थंब रूल भी बता दोगे। आप मुझे किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है वो भी आप मुझे बता दोगे। सोलोनाइट क्या होता है आप मुझे बता दोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनते हैं ये भी आप मुझे बता दोगे। और तो और आप मुझे ये भी बता दोगे कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाएगा तो उस पर फोर्स जो लगेगा उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। देखो, आप सब चीज़ें बता दोगे, लेकिन वही चीज़ें जब क्वेश्चंस के रूप में पूछी जाती है ना तो थोड़ा बहुत तो कंफ्यूज करती है ना। तो इसीलिए क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना भी जरूरी है। क्वेश्चंस को पैटर्न को जिसने समझना, नॉलेज है आपके पास, लेकिन क्वेश्चंस के पैटर्न को अगर आपने नहीं समझा तो आपको वो आंसर्स बनाना नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चंस का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। तो बेटा, आज हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ओके, ऑन मैग्नेटिज्म, ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो बेटा, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ये शुरू के, ठीक है। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम आइडेंटिफाई करेंगे यहां पर कि प्रॉपर आंसर क्या है। देखो, तो जैसे कि स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आया है आपके पास, और पहले आपको खुद अपने दिमाग में इस क्वेश्चन का आंसर लेकर के आना है। ठीक है, मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूं यहां पर। तो देखो बेटा, लिखा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। वेरी गुड। देखो, अब एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर होता है, यू नो, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ओके। और अगर उसमें करंट फ्लो कर रही है तो आपको पता है कि उसके चारों ओर ये छोटे छोटे कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, ये आपको पता है। उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आपके पास राइट हैंड थंब रूल होता है कि आप इस थंब को अगर करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो ये आपकी बाकी जो चार फिंगर रह गई हैं ये जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, राउंड लेंगे, वही डायरेक्शन इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन हो जाती है, ये आपको पता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो आपके पास यहाँ चार ऑप्शंस हैं जिनमें से केवल एक ही सही है। वो सही करेक्ट आंसर्स हमें यहाँ पे लेके आना है। क्या है? अगर आपको आंसर्स पता होगा तो आप इस ऑप्शंस में से वो आंसर्स देख लेंगे, पहचान लेंगे। तो देखो, पहला हमारे पास है, पहला क्या कह रहा है कि द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द वायर। क्या ये सच है कि जो इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कंडक्टर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है? क्या ऐसा दिख रहा है आपको? ओके, अभी मैं आंसर्स नहीं कह रहा हूं, अभी सिर्फ क्वेश्चंस कह रहा हूं। ओके, दूसरा आंसर हो सकता है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द वायर। क्या ऐसा हो सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पैरेलल हों? पहला तो इन्होंने कहा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हो, दूसरे आंसर्स में ये कह रहे हैं कि ये पैरेलल हो। तो क्या ये करेक्ट है? ओके, देखते हैं। अब तीसरे में भी आ जाते हैं। द फील्ड कंसिस्ट्स ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर।
तीसरा ये आंसर ये कह रहा है कि इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रेडियल होता है। रेडियल का मतलब होता है कि रेडियस के अलोंग। रेडियस के अलोंग का मतलब होता है कि अगर ये हमारे पास कंडक्टर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के अलोंग सिमेट्रिकली चारों ओर ऐसे होगा। अगर कोई सर्कल है उसके रेडियस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा कि कंडक्टर का कोई पॉइंट उसका सेंटर हो। क्या ऐसे होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या इस पॉइंट को सेंटर मान के चारों तरफ सर्कल ड्रॉ कर दिया जाए उसकी रेडियस के अलोंग होगा? क्या ये तीसरा करेक्ट है? चलो अभी मैं आंसर्स नहीं कर रहा हूं। अब चौथा आता है, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर ऑन द वायर। यानी कि जो चौथा हमारा ऑप्शन है वो ये कहता है कि इस कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कल्स की फॉर्म में, बहुत सारे सर्कल की फॉर्म में है और उस सर्कल्स को हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं और उसका उन सब का सेंटर वायर पर है, वायर के किसी पॉइंट पर है। तो बच्चों अब आप ये देखो, ये जो इन्होंने चार ऑप्शंस दिए हैं, पहले में इन्होंने कहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दूसरा इन्होंने कहा है कि कंडक्टर के पैरेलल करंट के चलने के डायरेक्शन में है, तीसरा इन्होंने कहा है कि इस पॉइंट पर कंडक्टर के किसी पॉइंट से अगर हम रेडियस के अलोंग अगर बहुत सारी रेडियल लाइंस खींचे तो उसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और लास्ट हमारा ये बन जाता है कि अगर हम कंडक्टर के किसी पॉइंट से बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल अगर ड्रॉ करते हैं तो उसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो बेटा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है। हमारा चौथा आंसर करेक्ट है, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि किसी भी कंडक्टर के चारों ओर, स्ट्रेट कंडक्टर के चारों ओर, करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होता है कंडक्टर के चारों ओर। इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही है बच्चों? ये वाला आंसर हमारा करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। ये आपका जो डोमेस्टिक यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उससे ये क्वेश्चन है। ओके, डोमेस्टिक यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है हमारा ये। ओके, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूं। ओके, यस, तो क्वेश्चन हमारा है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। अब आपको पता है कि शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं, शॉर्ट सर्किट क्या है, यू नो वेरी वेल। जब न्यूट्रल वायर और लाइव वायर किसी भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस में आपस में कांटेक्ट में आ जाती है तो वो सर्किट जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है और उसको एक ऐसा पाथ मिलता है जिसमें कम से कम रेजिस्टेंस होता है। तो अगर वो इलेक्ट्रिक करंट कम से कम रेजिस्टेंस वाले पाथ से गुजरता है तो हम कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया। उस केस में अचानक रेजिस्टेंस कम होने से, उस पाथ में रेजिस्टेंस कम होने से इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट बढ़ जाता है, और जहां इलेक्ट्रिक अमाउंट का करंट बढ़ जाता है तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो जाती है जिससे उस सर्किट का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वह डैमेज हो जाता है, वो जल जाता है। क्लियर? तो वे किसकी वजह से होता है? शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है। तो नाउ तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या गतिविधि होती है, क्या एक्टिविटी होती है? यहाँ 4 एक्टिविटी के बारे में दिया है ऑप्शन में, तो इनमें से एक गतिविधि, एक एक्टिविटी क्या है हमारी सही है वो हमें पहचाननी। ओके, तो क्या है देखो, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, डज नॉट चेंज, इंक्रीजेस हैवीली, वेरी कंटिन्यूसली। रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, क्या वो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, द करंट इन द सर्किट, वो जो होता है कि धीरे धीरे इरेगुलर वे में घटना शुरू हो जाएगी, या
डज नॉट चेंज, या उसमें जो फ्लो होने वाली करंट है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, या इंक्रीजेस हैवीली, या करंट अचानक बढ़ जाती है सर्किट में। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो पाथ में क्या करंट अचानक बढ़ जाती है, बहुत तेजी से बढ़ जाती है, बहुत लोड लेके बढ़ जाती है, या वेरी कंटिन्यूसली, क्या वो धीरे धीरे उसमें वेरिएशन होता है। बेटा वेरिएशन का मतलब ये नहीं है कि इंक्रीजिंग, ठीक है, वेरिएशन का मतलब है कि वो इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है। क्या करंट धीरे धीरे करके लगातार बढ़ती चली जाएगी या लगातार घटती चली जाएगी? तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। इसका जो आंसर है इंक्रीजेस हैवीली, क्योंकि मैंने ये बताया कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसको शॉर्ट पाथ मिलता है, वो भी लो रेजिस्टेंस का शॉर्ट पाथ मिलता है, और जहां रेजिस्टेंस लो हो जाएगा तो वहां लो रेजिस्टेंस की वजह से उसमें करंट की अमाउंट अचानक बढ़ जाएगी, और करंट की अमाउंट बढ़ेगी तो हीट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो सर्किट शॉर्ट सर्किट डैमेज हो जाएगा, उसमें आग लग जाएगी। तो करंट के अचानक बढ़ने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ये इसका आंसर होंगे इंक्रीजेस हैवीली। क्लियर? तो देखो बेटा, कॉन्सेप्ट से हमने आंसर्स किया है यहां पर, ठीक है। अगर आपको नॉलेज है तो आपको क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन का नेचर पहचानना है और आपको यहां आंसर करना है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, हाँ या ना। पढ़ाई करोगे, हाँ या ना। प्रैक्टिस करोगे, हाँ या ना। स्कूल जाओगे, हाँ या ना। खाना खाओगे, हाँ 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 या ना नहीं है यहाँ ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर हाँ होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, यानी कि दो ही आंसर होते हैं, उनमें से एक सही होता है, ठीक है। तो वो भी हम तभी कर सकते हैं, हम तुक्का नहीं मार सकते। आंसर के लिए हमें तुक्के की जरूरत नहीं होती है, हमें नॉलेज की जरूरत होती है, ठीक है। प्रॉपर हमें उसका पता होना चाहिए। ओके, तो देखो स्टेटमेंट क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सोलोनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो सोलोनाइड की डायरेक्शन के अलोंग होती है, उसके पैरेलल होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी सोलोनाइड में पैरेलल लाइंस की तरह होती है। ओके, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, ए वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। वेरी गुड। अब आपको पता है कि जो भी हमारे पास तीन तरह के वायर होते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसमें ग्रीन वायर होती है, एक रेड वायर होती है और एक ब्लैक वायर होती है, ठीक है। तो इन तीनों के इंसुलेशन क्या है, ग्रीन है, ओके, रेड है और ब्लैक है। तो ग्रीन जो इंसुलेशन होता है वो अर्थ वायर को रिप्रेजेंट करता है, रेड जो इंसुलेशन होता है वो लाइव वायर को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट यानी कि ब्लैक जो इंसुलेशन वाली वायर होती है वो किसे रिप्रेजेंट करती है, वो न्यूट्रल वायर को रिप्रेजेंट करती है। तो आप समझ सकते हैं ए वायर विद ए ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। क्या जो ग्रीन इंसुलेशन वाली वायर होगी क्या वो लाइव वायर की होती है? नहीं, लाइव वायर की तो सर रेड होती है, ये तो ग्रीन बोल रहे हैं, ये तो गलत है, दिस इज गलत, दिस इज फॉल्स। हाँ बोल दो ना फिर कि सर ये फॉल्स है, ये गलत है, ठीक है। ये हजम होने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ग्रीन वायर जो होती है वो लाइव वाली होती है। नहीं सर ये गलत है, इट्स रॉन्ग। ओके चलो एक फॉल्स पता चला। ऊपर वाला क्वेश्चन, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। बिल्कुल ट्रू है भैया, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है हमें इसमें, कोई डाउट नहीं है। अगर लॉन्ग सोलोनाइड है हमारे पास, ठीक, तो करंट की वजह से उसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके अंदर मैक्सिमम होता है, बाहर नेग्लिजिबल होता है,
या होता ही नहीं है, हम ये मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, थोड़ा बहुत तो होता ही है। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड की होती है सोलेनोइड में उसके अंदर होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। वो S से N की तरफ होती है और बाहर N से S की तरफ होती है, ये आपको पता है। तो यानी कि दिस इज ट्रू, तो ये वाला आंसर हमारा ट्रू और ये वाला फॉल्स। क्लियर? वेल 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 डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चंस, आप देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चंस में इन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटोन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स freely in a magnetic field, there may be more than one correct answer. Very good. अगर कोई भी प्रोटोन, यू नो वेरी वेल कि प्रोटोन एक बहुत हल्का चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होता है, आपको अच्छी तरह से पता है ये बात। तो बस ये आपको पता है कि प्रोटोन एक चार्ज पार्टिकल है, उसमें चार्ज होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, अब ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटोन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी प्रोटोन किसी मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली एंटर करता है, फ्रीली चलता है, तो कौन सी प्रॉपर्टी में चेंज आता है? प्रोटोन जब मैग्नेटिक फील्ड में अंदर जाएगा तो अंदर जाते समय उसकी कौन सी प्रॉपर्टी में चेंज आता है, ये हमें पता करना है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज? क्या उसका मास बदल जाता है? क्या उसकी स्पीड बदल जाती है? अरे उसका मोमेंट वेलोसिटी बदल जाती है क्या? उसका मोमेंटम बदल जाता है क्या? अरे एक बात सुनो, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल, खाली प्रोटोन नहीं, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो उसका मास कभी बदलता नहीं है। मास डजंट चेंज, मास डज नॉट चेंज, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, मास नहीं बदलेगा। और जब वो अंदर जाएगा भी ना तो उसकी स्पीड भी नहीं बदलेगी, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी, उसकी स्पीड नहीं बदलेगी। अगर वो 25 मीटर पर सेकंड से एंटर किया है तो अगर इन केस अगर मैग्नेटिक फील्ड से जब बाहर निकलेगा तब भी उसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। यानी कि जिस स्पीड से उसने एंटर किया है मैग्नेटिक फील्ड में, उसी स्पीड से वो बाहर भी निकल जाएगा। स्पीड डजंट चेंज। अब है हमारे पास वेलोसिटी। यस, वेलोसिटी। देखो, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब होता है कि जब कोई भी प्रोटोन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो क्या वो सीधे 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 ही चलता रहता है? क्या वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता हुआ चलता रहता है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, ध्यान में रखना, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो वो सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ट्रैक में मूव करने लग जाता है। यानी कि हर सेकंड में उसकी स्पीड तो नहीं बदल रही है लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल रही है। डायरेक्शन बदलने का मतलब क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंजेस, भैया वेलोसिटी बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी प्रोटोन किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब जाएगा, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा या किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा, जैसे ही वो इसके अंदर एंटर करेगा तो वो सर्कुलर ट्रैक बनाना शुरू कर देता है, गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। लेकिन जो स्पीड इसकी आने से पहले थी वही स्पीड इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी रहती है। स्पीड नहीं बदलती है, वेलोसिटी बदलती है, इसकी वेलोसिटी बदल जाती। मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर कह रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये हो सकता है कि इसमें 2, 3, 4, चारों की चारों भी करेक्ट हो सकते हैं, चारों की चारों इनकरेक्ट भी हो सकते हैं, 3 करेक्ट भी हो सकते हैं, 2 करेक्ट भी हो सकते हैं और 1 करेक्ट भी हो सकता है। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, अब आपको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके ऊपर हम एरो लगाते हैं, और दूसरा मोमेंटम है। तो मोमेंटम आपको पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी होता है। तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में तो हम p को m इंटू वी लिख देते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ये मोमेंटम है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड है, वेलोसिटी स्पीड पे नहीं, वेलोसिटी पे डिपेंड है। तो अब हमें पता है कि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यानी कि अब हमारा मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी
उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा। यानी कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो जब ये चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन के दो जवाब है हमारे पास, दो करेक्ट आंसर्स हमारे पास है, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। यानी कि जब कोई भी प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो उसकी दो चीजें वेलोसिटी और मोमेंटम कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है और मास और स्पीड कभी चेंज नहीं होती। तो क्लियर बच्चों, क्लियर? चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कुछ तो कह रहा है, इसमें तो कुछ डायग्राम भी दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन फिगर। ओके, दिख गया भैया, दिख गया। ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है, दिख गया। ओके, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन फिगर। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। वाह 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 वाह। फ्लेमिंग का जो रूल पूछा है कितने शानदार तरीके से पूछा है, ठीक है ना। अब हमें तो बहुत अच्छी तरह से पता है, हमें तो बहुत अच्छी तरह से पता है भैया, हमें तो बहुत अच्छी तरह से पता है। क्या पता है भैया आपको? आपको ये पता है कि जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा जाता है तो उसमें लगने वाले लॉरेंज फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये वाली फिंगर, फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये जो फोर फिंगर होती है हमारी, ये जो फोर फिंगर है हमारी, ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड बी को, ठीक है। और जो अब हमारी मिडिल फिंगर हो जाती है, मिडिल या सेंटर फिंगर, मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को, करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो अब ये जो हमारी तीसरी एक्सिस है, यानी कि ये हमारा थंब है, ये थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा फोर्स, कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर में लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और ये थंब। अब आप जरा देखें कि अगर इलेक्ट्रॉन, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और ये इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन में मानी जाती है, आपको पता है ना। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर चल रहा है तो करंट ऊपर की ओर दिखाएंगे हम यहाँ पर। तो ये करंट जो होगी वो ऊपर की ओर होगी, ये करंट हो जाएगी। करंट कौन होगी? ये करंट होगी, ये करंट नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो करंट नहीं होगी, उसे करंट नहीं मानते। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन के अपोजिट मानते हैं। तो अब हमारा फिगर सेट हो गया। अब उंगली देखो, ये उंगलियां हैं हमारी, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो अब आपने इसको किया इधर, किसको? फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखा, और करंट, ये देखो करंट तो हमारा ये है ना, तो इसको हमें ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा कि करंट को हमें ऐसे रखना पड़ेगा। अगर हम करंट को ऐसे रखेंगे तो अंगूठा इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलरली जो होता है कि डाउनवर्ड, यानी कि बैकवर्ड, पीछे की तरफ जा रहा है। तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस प्लेन को क्रॉस करते हुए भीतर की ओर होगा, पीछे की तरफ होगा। तो अब हम इसमें आंसर कैसे करेंगे? आंसर हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? टू द राइट, कि भैया क्या वो राइट की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा? टू द लेफ्ट, या वो इधर होगा? आउट टू द पेज, इस पेज के बाहर की तरफ होगा? या इन टू द पेज, इस पेज के अंदर की तरफ होगा? भैया अंदर की तरफ होगा। वो अभी भी बताया ना कि जब हमने इसको सेट किया ऐसे करके कि भाई करंट ये थोड़ी ना जहाँ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, करंट तो वो है जहां पर इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन है। तो करंट तो ऊपर हो गया, तो अब हमने क्या किया, इसको करंट की डायरेक्शन में एडजस्ट किया। ये देखो, अब मैंने इसको करंट की तरफ किया, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ किया, तो ये थंब कहाँ जा रहा है? ये थंब जा रहा है यहाँ, ये इन टू द पेज परपेंडिकुलर टू दिस पेज। तो बेटा ये करेक्ट आंसर है। तो अगर आपको इसको अप्लाई करना आता है, इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये बी फोर फिंगर की तरफ हो, और ये यानी कि ये जो हमारी सेंटर फिंगर है, ठीक है, मिडिल फिंगर है, ये किधर हो? करंट की डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रॉन की मोशन की तरफ नहीं, उसके अपोजिट यानी कि करंट की डायरेक्शन में हो। तो थंब जिधर पॉइंट करेगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो पॉइंट कहाँ कर रहा है? वो डी पे। तो ये हमारा इनकरेक्ट, ये हमारा इनकरेक्ट, ये हमारा करेक्ट। करेक्ट कौन है? इन टू द पेज। क्लियर हो गया? वेल, अब हम आते हैं
नेक्स्ट पेज पर। ओके ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, थोड़ा बाहर जाके देखूं मैं। ओ हो दिख नहीं रहा ना मुझे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट। ओके, वेल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट। ठीक है भाई, अब फिर दोबारा से सोलेनोइड का क्वेश्चन आ गया, इससे पहले भी पढ़ा था हमने। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी करंट कैरिंग सोलेनोइड में अगर करंट फ्लो करता है तो पूछ रहे हैं कि इसके मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होना चाहिए। भाई क्या होना चाहिए? ऑप्शन तो देख ले। जीरो। अच्छा, उसके अंदर जीरो होना चाहिए। डिक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड। अगर हम एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जा रहे हैं तो क्या वो घटता चला जा रहा है? इंक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स द एंड, या हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं सोलेनोइड के, तो क्या वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हमें, या हर पॉइंट पे एक जैसा होता है? देखो, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी हमारे पास क्या है? सोलेनोइड है। ठीक है, हम सोलेनोइड ले लेते हैं। ठीक है, हम सोलेनोइड ले लेते हैं। ये हम सोलेनोइड लेते हैं और इसमें हम जो होता है कि मेटेलिक वायर को वाउंड करके इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी से करंट किया, की लगाई और इसमें हमने करंट फ्लो कर दिया। इसमें करंट चलना शुरू हो जाता है। तो करंट चलना शुरू हो जाता है। तो अब हमें पता है कि इस सोलेनोइड में इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इसके अंदर एस से एन डायरेक्शन में पैरेलल लाइंस की फॉर्म में होता है। ये आपको अच्छे से पता है। तो भैया पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है? जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाता है, एक समान हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो भैया यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि इक्वल हो जाए? जहाँ लिखा हुआ है ना वही आंसर होगा। तो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स, यानी कि ये भाई यूनिफॉर्म हो गया। तो आप इसके अंदर किसी भी पॉइंट को पकड़ लो, आप ए पकड़ लो, बी पकड़ लो, सी पकड़ लो, डी पकड़ लो, इस सोलेनोइड के भीतर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्म है, पैरेलल एक दूसरे की। तो आंसर ये नहीं है कि जीरो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। भाई जीरो तो तब होगा जब आप करंट को स्टॉप कर दोगे। अगर सोलेनोइड बनाया हुआ है और उसमें करंट नहीं दी हुई तब तो जीरो हो सकता है, लेकिन अभी तो जीरो नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं हो सकता डिक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स द एंड्स, ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम एस से एन की तरफ मूव करेंगे तो ये तो लगातार घटना शुरू हो जाए या ये लगातार बढ़ना शुरू हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ए बी सी आंसर नहीं है, डी इसका आंसर है। क्लियर? वेरी क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। ये तो कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन थोड़ी ना है, ये तो सर कॉन्सेप्ट है। ये तो आपने एक स्टेटमेंट लिखा है, पता नहीं क्यों लिखा होगा, जरूर आप हमें इस स्टेटमेंट से कुछ पूछने वाले होंगे। बेटा मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ठीक है, अभी तक जो मैंने क्वेश्चन पूछे वही पूछे। बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये शॉर्ट सर्किट की मैंने एक और डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो बेटा जो पॉइंट आपके छूट गए होंगे ना, उस पॉइंट को दोबारा कवर कर लेना इस स्टेटमेंट को पढ़ के। स्टेटमेंट क्या है? इफ द प्लास्टिक इंसुलेशन ऑफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर गेट्स टॉर्न, देन टू वायर्स टच ईच अदर। ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी प्लास्टिक के रेड इंसुलेशन और प्लास्टिक के ब्लैक इंसुलेशन होते हैं लाइव और न्यूट्रल वायर के, अगर वो गल जाते हैं, टूट जाते हैं, फट जाते हैं, तो अगर वो वायर आपस में कांटेक्ट में आ जाती है तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो टू वायर्स टच ईच अदर, द टचिंग ऑफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्टली इज नॉन एज शॉर्ट सर्किटिंग। तो अगर वो दोनों आपस में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएंगी तो उनका पाथ शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। ओके, अब वो डायरेक्ट करंट एप्लायंस में नहीं जा पाएगी बल्कि बाईपास हो जाएगी, ठीक है। तो तब क्या होगा? द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट फॉर्म्ड बाय दीज वायर्स इज वेरी लार्ज एंड कंसेक्वेंटली ए हाई हीटिंग इफेक्ट इज क्रिएटेड व्हिच मे बी
लीड टू फायर। तो ऑब्वियसली ये चीज़ मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि शॉर्ट सर्किट होगा, वायर आपस में टच में आएंगी, टच में आने की वजह से उनका रेजिस्टेंस लो हो जाएगा, रेजिस्टेंस लो होगा, अचानक उस शॉर्ट पाथ में करंट का अमाउंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होगा, और हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा और वह फायर हो जाएगी, और वो इंस्ट्रूमेंट, वो एप्लियंस, वो डिवाइस डैमेज हो जाएगी। तो बेटा ये शॉर्ट सर्किट की लैंग्वेज, इस डेफिनेशंस को आप अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे, इसको आप अपने नोटबुक में लिख लेना। ओके, नेक्स्ट देखो, मैंने ओवरलोडिंग के बारे में भी कहा है कि ओवरलोडिंग क्या होती है। देखो बेटा, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट में काफ़ी डिफरेंस है। तो ओवरलोडिंग में जो मैंने यहाँ लिखा है, जो भी यहाँ पर दिखाया गया होगा, पहले मैं आपको उसका एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो ओवरलोडिंग में ये होता है कि अगर हम एक ही पॉइंट पर, जैसे एक ही सॉकेट पर, ठीक है, जैसे हमारे घरों में जो भी सर्किट बने होते हैं, सॉकेट बने होते हैं, प्लग बने होते हैं, ठीक है, तो जो सॉकेट पर, अगर एक ही सॉकेट पर अगर हम बहुत सारे डिवाइस लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि हर डिवाइस पे करंट सप्लाई करने का लोड बढ़ जाता है। अब करंट का लोड बढ़ेगा, भाई उतनी करंट, जितनी करंट हमारी लिमिट में ही नहीं है, जो हमारा मेन से करंट आ रहा है, अगर वो उतनी लिमिट में नहीं है, ठीक है, और हर अप्लायंस का अपना अपना एक जो होता है करंट लिमिट होता है, तो अगर उनको उतनी करंट नहीं मिल पा रही है जितनी उनको चाहिए, तो पूरे सर्किट में, मेन में करंट को बढ़ाने का लोड बढ़ जाता है, जिसके वजह से पूरे सिस्टम का, सारे डिवाइसेस का, जो एक ही पॉइंट पे हमने क्या कर दिए हैं, एक ही पॉइंट पर जो होता है कि हमने फिक्स कर दिए हैं, उन पे करंट का लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो होता है फायरिंग भी हो सकती है, कोई ना कोई अप्लायंस जो होता है कि वो डैमेज भी हो सकता है। तो इसे फिनोमिना को हम ओवरलोडिंग कहते हैं। तो देखो, द करंट फ्लोइंग इन डोमेस्टिक वायर एट ए पर्टिकुलर टाइम डिपेंड्स ऑन द पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंस बीइंग यूज्ड। हर अप्लायंस की अपनी अपनी पावर रेटिंग होती है कि उसको कितना फिक्स पावर पे चलाना है और कितना फिक्स वोल्टेज पे चलाना है, ये रेटिंग बनी हुई होती है, ठीक है ना। और दूसरा है, इफ टू मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ हाई पावर रेटिंग स्विच्ड ऑन एट द सेम टाइम, अगर एक साथ एक ही टाइम पर इतने सारे अप्लायंसेस अगर जो अलग अलग रेटिंग के एक ही पॉइंट पर अगर हमने लगा दिए, तो क्या होगा, व्हाट हैपन, दे ड्रॉ एन एक्सट्रीमली लार्ज करंट फ्रॉम द सर्किट। तो वो सर्किट से चाहेंगे कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट सप्लाई करे, उनकी रिक्वायरमेंट मैक्सिमम करंट की होगी। फिर क्या होगा, दिस इज नॉन ओवरलोडिंग। अब उस करंट को, एक्स्ट्रा करंट को सप्लाई करने का लोड जो होता है कि मेन स्विच में पड़ जाता है, ओवरलोडिंग हो गई, ठीक है। ड्यू टू दिस लार्ज करंट फ्लोइंग थ्रू दैम, the copper wire of household wiring get heated to a very high temperature and may lead to fire। तो उससे क्या होगा कि जब इतने सारे अप्लायंसेस लग जाएंगे, पूरे सर्किट में करंट को सप्लाई करने का लोड बढ़ जाएगा, तो उतनी करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होगा और फिर दोबारा से सर्किट डैमेज होगा और फिर फायर हो जाती है। तो यानी कि सर्किट डैमेज होना या सर्किट का में फायर होना या किसी भी डिवाइस का डैमेज होना दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक शॉर्ट सर्किटिंग ना हो और दूसरा ओवरलोडिंग ना हो। तो क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। ओके, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं फिर से क्वेश्चन में आ रहा हूँ, फिर से मैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस में आ रहा हूँ। ओके, क्वेश्चंस क्या है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग करंट कैरिंग स्टेट सोलेनॉइड इज। अरे वाह, फिर से एक बार दोबारा हम सोलेनॉइड में आ गए, ठीक है। तो हम सोलेनॉइड के अंदर ज़्यादा जा रहे हैं। देखो, सोलेनॉइड के अंदर इसलिए हम ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि सोलेनॉइड एक परमानेंट मैग्नेट नहीं है, जैसे हमारे बार मैग्नेट होते हैं ना मेटल के बने हुए, ठीक है, वो तो परमानेंट मैग्नेट है, उनके मैग्नेटिक फील्ड को तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिज्म होता है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो उसमें फ्लो करने वाली करंट पे डिपेंड करता है। एक करंट पे डिपेंड करता है, एक नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट एंड number of turns per unit length of solenoid। okay, now question, strength of magnetic field के बारे में पूछ रहा है ये कि the strength of magnetic field inside a long current carrying conductor state solenoid is more at the ends than at the center, minimum in the middle, same at all points, found to increase from one end to the other। देखो, ये क्वेश्चन इससे पहले वाले लास्ट क्वेश्चन से सिमिलैरिटी रखता है।
यहाँ भी मैं वही बात कहूँगा, अगर वो लॉन्ग सोलोनाइड है तो उसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा होता है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज सेम एट ऑल पॉइंट्स। तो इसका ये आंसर है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। क्लियर? तो आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको आंसर भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is, what is the next question? Magnetic field lines around a state conductor form a pattern of, फिर वही क्वेश्चन आ गया है। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में? क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो कर रही है, चाहे ऊपर की ओर कर रही है चाहे नीचे की ओर कर रही है, तो उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है उसका पैटर्न कैसे होगा? क्या वो स्ट्रेट लाइन होगा कंडक्टर के परपेंडिकुलर, क्या वो उसके पैरेलल होगा, या किसी और शेप में होगा? क्या होगा? जो भी होगा ऑप्शन देख लेते क्या ऑप्शन है। तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, कॉन्सेंट्रिक एलिप्स होगा, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा, स्क्वायर शेप में होगा? अरे नहीं भैया, स्क्वायर शेप में तो बहन में कहीं देखा नहीं, सर ने पूरे लेक्चर पढ़ाए, कहीं भी जो होता है कि किसी कंडक्टर के चारों ओर उन्होंने कहीं भी स्क्वायर तो बनाया नहीं था, ठीक है ना। और ना ही उन्होंने जो होता है कि एलिप्स बनाए थे कहीं पर, और ना ही उन्होंने कहीं पर जो होता है कि स्ट्रेट लाइन बनाई थी, उन्होंने तो बनाए थे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो इसका आंसर क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो बेटा रट लो, समझ करके रटना, हाँ, रट करके मत समझना, समझ करके रटना। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है। होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट? अभी तक आपने सोलोनॉइड पढ़ा, ठीक है, कोई मेटल वायर किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के चारों ओर हमने लपेट करके वाउंड करके बैटरी से कनेक्ट कर दी, ठीक है। जो इंसुलेटिंग हमारे पे पाइप है वो होलो है, तो हमने सोलोनाइड बना दिया, करंट फ्लो करी तो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी। तो ये तो हमारा मैग्नेट था, सोलोनाइड एक मैग्नेट होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? देखो, अगर उसी सोलोनाइड के अंदर अगर हम सॉफ्ट आयरन की रॉड अगर हम इंसर्ट कर देते हैं, तो क्योंकि आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो वो उस सोलोनाइड के मैग्नेटिक फील्ड, जो सोलोनाइड में मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो सॉफ्ट आयरन मेटल है वो भी मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। और इस तरीके से सोलोनाइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। कि अकेले सोलोनाइड का मैग्नेटिक फील्ड इतना नहीं है जितना मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर एक लोहे की रॉड डालने से क्रिएट हो गया है, बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसी अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्लियर? अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो प्रॉपर मेटेरियल जो यूज होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ सकता है, वो इनमें से कौन से मेटेरियल है? क्या वो स्टील है, क्या वो आयरन है, क्या वो सॉफ्ट आयरन है, या एल्यूमिनियम है? तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जब किसी भी सोलोनाइड में सॉफ्ट आयरन रॉड इंसर्ट की जाती है। आप स्टील डाल के भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टील डाल करके वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बने, स्टील से भी बन जाएगा, सिंपल आयरन से भी बन जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म एल्यूमिनियम की वजह से भी बन सकता है। लेकिन इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो केवल और केवल सॉफ्ट आयरन मेटल से ही बनेगा, सॉफ्ट आयरन से ही बनेगा। इसीलिए इन चारों में से प्रॉपर आंसर हमारा कौन सा हो गया? सॉफ्ट आयरन हो गया। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो, मेरी असाइनमेंट का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के असाइनमेंट के लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना है। मेरी ओर का मतलब बन जाता है कि जो मैं यहाँ अभी करवा रहा हूँ उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखना, और जो दूसरी प्राइवेट बुक्स होती है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, अलग अलग से पूछे होते हैं। आप उन रेफरेंस बुक से भी जो होता है कि इस तरह के क्वेश्चन ढूंढ करके सॉल्व करें। और लास्ट ईयर के जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं, बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के बेस पर, उन सारे क्वेश्चंस को आप अपने एंड से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें।
आपको, मुझे उम्मीद है कि अब आपको आएगा, आप समझ जाएंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे करेक्ट करना है। तो क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन? तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। देखो अब हमें अच्छी तरह से पता है जो भी हमारे पे मैग्नेट होते हैं वो सारे मेटल को अट्रैक्ट नहीं करते, सारे मटेरियल्स को अट्रैक्ट नहीं करते हैं और सारे मेटल्स को भी अट्रैक्ट नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि भाई मैग्नेट को किसी भी मेटल के पास ले जाएं तो उसको खींचने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ ही पर्टिकुलर मेटल्स के लिए मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, बाकी सब मेटल्स के लिए नहीं। ओके, कीप दिस इन योर माइंड ऑलवेज। ओके, तो इन्होंने कहा है कि कौन से मैग्नेट के लिए जो होता है कि मैग्नेट अपना बिहेवियर शो करता है, किनको अट्रैक्ट करता है? स्टील को, कोबाल्ट को, ब्रास को, निकिल को। ठीक है, किसको नहीं करता है? हाँ, किसको नहीं करता है कहा है इन्होंने। भाई जिनको करता है वो पता होंगे, तो जिनको नहीं करता वो पता चली जाएंगे। तो भैया स्टील को तो करता है ही, अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल करता है। कोबाल्ट को भी ये अट्रैक्ट करता है और निकिल को भी ये अट्रैक्ट करता है, ये ब्रास को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो बेटा इसका आंसर क्या हुआ? ब्रास। अब आपको पता है कि जो ब्रास मटेरियल है, तो ब्रास एक एलॉय है। ब्रास क्या है? एक एलॉय है, ये एलॉय है। सॉरी बेटा। हाँ, तो अब हमें पता है कि ब्रास क्या है? एक एलॉय है। एलॉय का मतलब बन जाता है कि दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? तो ये किस किस का एलॉय है? ये कॉपर का और जिंक का एलॉय होता है, जिसमें 60 से 80% कॉपर होता है और बाकी हमारा क्या होता है? जिंक होता है। ये एलॉय है और इसके एलॉय में कहीं भी आयरन नहीं है, कहीं भी निकेल नहीं है। अगर ये थोड़ा बहुत भी निकेल का या आयरन का या स्टील का कंपोजिशन होता तो थोड़ा बहुत इस ब्रास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और वो थोड़ा बहुत अट्रैक्ट जरूर होता मैग्नेट की तरफ। लेकिन यहाँ तो ना स्टील है, ना कोबाल्ट है, ना निकेल है, इसमें इसके एलॉय में कोई भी मेटल नहीं है, इसीलिए जो ब्रास है वो अट्रैक्ट नहीं होता है मैग्नेट की ओर। क्लियर? सिर्फ ये तीन, स्टील, कोबाल्ट और निकेल, ठीक है, ये क्या होते हैं? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट, दे आर थ्री मटेरियल्स which are attracted towards always magnetic field or a strong magnet. क्लियर? तो ये क्लियर हो गया आपको? ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करवाया, आपको अच्छे से समझ में आ गए, मैंने एक्सप्लेन किया आपको। देखो मैंने एक चीज़ है, जब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो जिस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन है उस टॉपिक को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपके लिए वो आसान हो जाए कि इनका आंसर क्या है। तो मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों से कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्व्स एंड ऑल द बेस्ट। बाय।